आज का जो नया चैप्टर है बेटे इसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, इसमें सबसे पहले एक नाम आता है वर्क। तो वर्क कब कहा जाता है कि वर्क क्या चीज होती है? तो देखिए, तो ये एक बॉडी है सपोज टू बी, इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो हमने देखा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क किया जाता है। और वर्क किया जाता है उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब हम किसी एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बदल लेती है, इसका मतलब बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि बॉडी में कुछ काम हुआ। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ देयर इज ए फोर्स अप्लाइड, देयर इज ए फोर्स अप्लाइड एंड द बॉडी विल डिस्प्लेस। लेकिन बॉडी का के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं एक बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में ही है, इसका मतलब वर्क हैज टू बी डन। तो वर्क कब कहा जाता है? इफ द फोर्स इज अप्लाइड on an object and it displays in the direction of force then the work has to be done। तो अगली बात सुनिए, एक बॉडी है, एक बॉडी पर मैंने कुछ फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, उस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, कम किया। उसी बॉडी पर मैंने उतने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, उसने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रेवल करा, तो किस केस में वर्क ज्यादा हुआ? दूसरे केस में वर्क डन ज्यादा हुआ। इसका मतलब मोर डिस्प्लेसमेंट मोर इज द वर्क डन। दूसरा, एक बॉडी है, मैंने उस बॉडी पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, बॉडी 1 मीटर खिसकी, कितना? एक मैंने दूसरी बॉडी ली, उस बॉडी पर मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी अभी भी 1 मीटर खिसकी, तो किसमें वर्क डन ज्यादा हुआ? तो दूसरी वाली को धकेलने में मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ा, जबकि पहले वाली को धकेलने के लिए मुझे वर्क। तो इसका मतलब वर्क किस पर डिपेंड करता है? वर्क डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और वर्क फोर्स पर डिपेंड करता है। जब मैं फोर्स को सेम करता हूं तो मैं किस पर डिपेंड करता हूं? डिस्प्लेसमेंट पे। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को सेम रखता हूं तो किस पर डिपेंड करते हैं? तो इसका मतलब वर्क किस पर डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। तो जो वर्क डन होता है, वर्क वो कितना होता है? तो आंसर है वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब अगली बात, इसकी अगर मैं आपसे एसआई यूनिट पूछूं तो एसआई यूनिट कितनी होगी? इसकी एसआई यूनिट भाई फोर्स की कितनी होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? दिस इज जूल। और न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है? फोर्स की क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की क्या है? मीटर। तो इसे क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर s-2। इसी को फिजिक्स में क्या बोला जाता है? जूल। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर, इसी को क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट, दिस इज अर्ज, क्या कहते हैं? तो किलोग्राम की जगह कितना आता है? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर, s-2, इसे क्या बोला जाता है? अर्ज। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जूल। लेकिन वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे क्या बोला जाता है? अर्ज बोला जाता है। अब एक अगली बात ध्यान से सुनना कि अगर हम वर्क की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो हमें वर्क की कैलकुलेशन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को दोनों कैसा लेना पड़ेगा? एक डायरेक्शन में। लेकिन ये नेचर में कोई जरूरी नहीं है कि वर्क की फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे हमेशा 90 हो। वो लगे कि अगर मुझे वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैलकुलेशन कब करूंगा? जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। कब? जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट शुड बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन नेचर के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स काम करती है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इस डायरेक्शन में।
और फोर्स कैसे लग रही है अंदर, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे एंगल कितना बना रही है 90। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा एक दूसरे पे 90। लेकिन अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसकी शर्त क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को एक डायरेक्शन में होना जरूरी है, एक लाइन पे होना जरूरी है। अगली बात सुन, इसी तरह से तुमने देखा होगा ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी कहां करा, इसी डायरेक्शन में। एक गाड़ी का इंजन कहां फोर्स लगाता है, आगे, इंजन डिस्प्लेस भी कहां करता है, आगे। एक बात, दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर इंजन आगे फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन कहां फोर्स लगाता है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। तो इंजन का फोर्स आगे लगा रहा है लेकिन फ्रिक्शन कहां फोर्स लगा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो कभी तो एक लाइन पे हो जाते हैं, लाइन तो सेम है ना दोनों की, कभी एक दूसरे के 90 होते हैं, और भी बहुत कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको ये एक लगेज है, लगेज, इस लगेज को आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींच रहे हो एफ फोर्स के साथ, लेकिन लगेज किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। एक रोलर होता है, एक रोलर को मैंने ऐसे पकड़ के पुल किया, जैसे मैं रोलर को ऐसे पुल करता हूं तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के भी, ये दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन पे नहीं होंगे, लेकिन हमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मस्ट रिमेंबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। ये बात तो समझ में आई ना। उसके बाद अब अगले आगे देखिए, इसमें अभी जैसे कि मैंने बोला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इट इज नॉट नेसेसरी बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, है क्या यहां पर, अभी नहीं है। तो इस केस में अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं कि ये एक फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक बॉडी को, और आपने एक फोर्स इधर लगाई, एक रोलर था, एक लगेज था, इसको आप फोर्स इधर लगा खींच रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा। लेकिन मुझे इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन की निशानी क्या है कि वर्क इज इक्वल टू, वर्क कब कहा जाता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो अभी आपने फोर्स कैसे लगाया, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, इधर। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट मुझे कहां निकालना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में। अरे तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स का इफेक्ट भी कहां होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में तो होना चाहिए। अगर इधर फोर्स एफ है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही होगी, एफ कोस थीटा। तो मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला कितना है, एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने वर्क कितना करा, एफ एक्स कोस थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नहीं है बेटे बात समझ में। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थीटा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फोर्स के दो कंपोनेंट बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी बना सकते हैं। देखिए ये फोर्स थी, ये मेरा क्या था एंगल थीटा, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बना लो। तो मुझे एक्स के दो कंपोनेंट बनाने हैं, तो जिसके साथ एंगल थीटा बनाते हैं, अरे एक्स इसी कंपोनेंट के साथ तो थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे से कंपोनेंट कितना आ गया, एक्स कोस थीटा। तो अगर मुझे वर्क, तो इसका मतलब फोर्स भी इधर ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो फिर से मैं वर्क निकालूं तो वर्क का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स तो एफ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एक्स कोस थीटा। नहीं आया समझ में। और अगर दो बॉडी ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा 0 तो कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो मेरा वर्क डन का फार्मूला यही तो आ गया, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। नहीं है बात समझ में। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक ही लाइन पे हो, लेकिन वर्क डन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, होगा या नहीं होगा और कैसा होगा। डन इतनी बात। तो वर्क डन को हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैसा होगा इस फार्मूले की हेल्प से, कि पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा या जीरो वर्क डन होगा। तो वर्क डन के हमारे 3 टाइप होते हैं बेटे, द टाइप ऑफ वर्क डन। तो देखिए जी, वर्क डन के 3 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन। क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं बेटे, इफ, अगर जो हमारा थीटा है वो इक्वल टू 0 हो, ये बात समझ आ गई बेटे, किससे, 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, लेस देन किससे ना हो, 90 हो। इसका मतलब एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट। कैसा होना चाहिए, एक्यूट। तो उस कंडीशन में जब भी हम किसी एक बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो वर्क डन कैसा कहलाता है, पॉजिटिव वर्क डन। जैसे कि अभी देखना जरा, ये एक बॉडी है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और बॉडी ने इधर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा 10 मीटर का, कितना, और ये एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो आप बता सकते हो कि मैंने वर्क कैसा किया। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। तो
तो मैंने फोर्स कितना लगाया 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जब यहाँ से 1/2 करोगे तो 2 से 5 कट गया तो कितना आ गया 50 जूल। तो मैंने कितना वर्क किया 50 जूल का वर्क किया। ये वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्योंकि जो मैं चाह रहा था करना, मेरा इंटेंशन कहाँ था इस बॉडी को इधर ले जाने का, तो बॉडी चल भी तो इधर ही रही है, तो मेरा वर्क डन कैसा है पॉजिटिव। तो जिधर हमारा इंटेंशन होता है बॉडी को मूव कराने का, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में काम करे इट मींस वो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आती है? तो ये वाला वर्क डन कैसा है पॉजिटिव। इसी तरह से एक रोलर को पकड़ के हम पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो रोलर चल भी तो उसी डायरेक्शन में रहा है, नहीं है समझ में? तो फोर्स और उसका इफेक्ट दोनों जब एक डायरेक्शन में काम करते हैं, फोर्स या उसका इफेक्ट जब दोनों डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में काम करते हैं, तो वर्क डन हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आती है? तो एक बुक को आप सामने एक बॉडी है, ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो बॉडी इधर ही चल रही है, तो फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वर्क डन कैसा हुआ पॉजिटिव। क्योंकि वर्क का फार्मूला में याद है, वर्क का फार्मूला होता है Fx cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव। ये बात आपको याद नहीं है, डन इतनी बात। तो जिधर आपको बॉडी को मूव कराना है, अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इंटेंशन बॉडी को ले जाने का है, अगर बॉडी ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में इंटेंशन से काम कर रही है, चल रही है, तो पक्का वो तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन जितनी तुम फोर्स लगा रहे हो उतना वर्क डन होगा, इट इज नॉट कंपल्सरली। भाई मैंने फोर्स तो 10 की लगाई थी और डिस्प्लेसमेंट कितना था 10, तो मैं सोचता हूं कि मैंने वर्क कितना करा 100 जूल का, तो क्या मैंने 100 जूल का वर्क किया? नहीं। कितना करा 50 का, क्योंकि मेरी फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कम था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स भी कहां चाहिए इसी डायरेक्शन में। तो मैं इसी डिस्प्लेसमेंट को इस वाले फोर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, किससे करना पड़ेगा? इसी डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है तो बेटे मुझे फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में तो मल्टीप्लाई करना है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है? F cos थीटा, F नहीं है। लेकिन जब हम एक ब्लॉक को यहां फोर्स लगाते हैं, ब्लॉक चलता भी इधर ही है, तो मैं बोलूंगा इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? फोर्स के साथ। क्यों करा फोर्स के? क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? ये फोर्स। तो वर्क का फार्मूला Fx होता है, Fs cos थीटा होता है। आंसर है दोनों होते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में काम करोगे तो Fx हो जाता है, और नहीं करेगा तो Fx cos थीटा होता है। ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा वर्क डन होता है, तो इसका मतलब इफ ए बुक इज पुल इन इट्स डायरेक्शन, एक बुक को आप उसी की डायरेक्शन में क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। एक बुक है, उस पर आपने फोर्स लगाया, उसे अपनी तरफ खींच लिया, तो बॉडी क्या करेगी? तो आंसर है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। चले आगे देखिए जी। उसके बाद आता है नंबर सेकंड, दिस इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, अब नेगेटिव वर्क डन किसे कहते हैं भाई? तो सुनिए, तो नेगेटिव वर्क डन कहते हैं बेटे इफ जो थीटा है वो 90 से तो बढ़ाओ और इक्वल टू या लेस देन कितना हो 180, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो। कैसा एंगल बन रहा हो? ऑब्ट्यूस। ठीक। जैसे कि सुनो कि ये एक बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी ए बॉडी। तो अगर मैं इस बॉडी पर बात कर रहा हूं, ये वाली बॉडी ले ली सपोज टू बी, इस बॉडी पे मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। तो वर्क डन बाय हु? किसने वर्क किया था? फोर्स ने। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसा है? पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है, एजेंट का मेंशन जब तक होगा नहीं तब तक वर्क डन कैलकुलेट होगा नहीं। तो वर्क डन बाय मी, मैंने फोर्स लगाया तो मेरे द्वारा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा, लेकिन फ्रिक्शन कहां फोर्स लगा रही है? उल्टा। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इसी डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स फ्रिक्शन इधर लगा रहा है, तो एंगल कितना बनता है? 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो वर्क डन फ्रिक्शन ने कैसा करा? माइनस। अरे नेगेटिव वर्क करा, मैंने कैसा वर्क डन करा? तो एक ही बॉडी पर एक बार में दो काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों वर्क हो रहे हैं, लेकिन ये वर्क कौन कर रहा है? तो आंसर है एजेंट करता है। तो जब मैं बोलता हूं कि मैंने कुछ वर्क किया, तो मैंने कितना वर्क किया? पॉजिटिव। लेकिन फ्रिक्शन ने कैसा किया? नेगेटिव वर्क किया। फिर से एक ब्लॉक है मेरे पास, दिस इज सपोज टू बी ए ब्लॉक। इस ब्लॉक को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, फोर्स ऊपर लगा रहा हूं ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? ऊपर। तो मेरा वर्क डन कैसा? पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। नहीं आया बात समझ में? अच्छा, फिर से सुन, ये बॉडी, मैं बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूं, ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है? पक्का होगा ना भाई। तो एक ही टाइम पर एक बॉडी पर एक से ज्यादा वर्क हो सकते हैं।
तो लेकिन करने वाला एजेंट ये डिसाइड करेगा कि वर्क कैसा है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने कैसा वर्क करा तो मैं बोलूंगा मेरा वर्क पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटी का जब डालूंगा तो नेगेटिव। इसी तरह से इस केस में फोर्स मैंने कहा लगाई सामने, डिस्प्लेसमेंट भी सामने, तो वर्क डन बाय मी कैसा है पॉजिटिव, लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा कैसा है नेगेटिव। इतनी बात समझ में आती है? तो वर्क डन बाय ऑल द अपोजिंग फोर्स विल बी नेगेटिव। हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कैसा वर्क करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। व्हील को आगे चल रहा होता है, गाड़ी आगे चल रही होती है, वो उसके फ्रिक्शन लगा के उल्टे डायरेक्शन में काम करते हैं। तो एक बात समझ में आई कि वर्क डन बाय ऑल फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन। नहीं है बेटे समझ? अगला सुनिए, नंबर 3, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन किसे कहते हैं? देखिए, जीरो वर्क डन कहते हैं बेटे इफ अगर द फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज नोन एज क्या? जीरो वर्क डन। अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, यह हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो? जीरो, तो इन दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशन में वर्क डन हमेशा कैसे कंसीडर किया जाते हैं? जीरो। जैसे कि सुनो, ये अभी हमने पढ़ा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, अंदर कौन है? प्रोटॉन, बाहर कौन मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? ऐसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स कैसे काम कर रही है? अंदर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स अभी इस बॉडी को, इसकी वेलोसिटी, भाई डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वेलोसिटी तो इधर ही है, तो ये फोर्स इस वेलोसिटी पर या इस डिस्प्लेसमेंट पर एंगल कितना बना रही है? 90। तो ये फोर्स अभी क्या काम कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक की? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बना रही है? 90। और आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा, और थीटा कितना बन रहा है? 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कैसे होते हैं? 0। इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल सेंट्रीपिटल फोर्स इन नेचर विल बी 0। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है तो वर्क डन कितना? 0। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है। नहीं है बात समझ में? एक रस्सी में हम एक पत्थर को बांध के इसको ड्रिल करते हैं, घुमाते हैं, तो टेंशन डिस्प्लेसमेंट पर 90 होते हैं, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना है? 0, जो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो मस्ट रिमेंबर वर्क डन बाय ऑल द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0। फिर से आप अपने घर से यहाँ पढ़ने आए, पढ़ के फिर अपने घर वापस चले गए, और आपने बोला मम्मी काफ़ी थक गई हूँ, मुझे थोड़ा बॉर्नविटा चाहिए, काफ़ी काम करके आई हूँ, तो मम्मी अच्छे वाला बॉर्नविटा देती है और लैंग्वेज में समझाती है कि तू जहाँ से चल के गई और चल के जब वापस आ गई तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, और वर्क होता है फोर्स इन एफ एक्स कोस थीटा, तो थीटा एक्स कितना है? 0, तो तेरा वर्क डन कितना है? तो काहे की थक गई? तूने तो कोई काम किया ही नहीं। फिर से हम इस दीवार को 3 दिन से धकेल रहे हैं, वो दीवार कहीं नहीं जा रही, और हम कह रहे हैं बहुत काम किया। क्या काम किया? अच्छा फोर्स लगाई, इट्स ट्रू, फोर्स तो पक्का लगी है, लेकिन वो चल रहा है नहीं चल रहा, वो फोर्स डिसाइड नहीं करेगी, वो नेट फोर्स डिसाइड करती है। तो मैंने फोर्स लगाई लेकिन बॉडी कहीं नहीं चली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो बॉडी कहीं नहीं चली, तो वर्क डन कितना है? तो वर्क डन बाय ऑल सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0, या दूसरा डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। इन दोनों ही सूरतों में क्या होगा? वर्क डन हमेशा 0 होगा। अब एक नई बात दोबारा से सुनेंगे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटे कि इस दुनिया में कोई भी एक सिंगल बॉडी एक सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी एक बॉडी एक सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकती। फोर्स हमेशा जोड़ी में ही बनेगी। कैसे बनेगी? जोड़ी में, पेयर में बनेगी। जैसे कि मुझे अगर आगे चलना है तो आगे चलने के लिए सबसे पहले मुझे ग्राउंड को कहां धकेलना पड़ता है? पीछे। ग्राउंड मुझे आगे कहां धकेलता है? आगे। अरे बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे आगे कार को धकेलना है तो कार को आगे धकेलने के लिए पहले मुझे ग्राउंड को पीछे धकेलना पड़ेगा। तो मुझे फोर्स कहां लगानी पड़ी? जोड़ी में, एक आगे तो एक पीछे। तो नेचर का नियम है कि फोर्स हमेशा कैसे होगी? जोड़ी बनेगी, और फोर्स हमेशा उधार ली होती है। कहीं से लोगे और कहीं दोगे। हम क्या है? एजेंट, जो क्या कर रहे हैं? वर्क डन। समझ आई बात? तो हम क्या है? एजेंट है जो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक ही बॉडी पे एक टाइम पर एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर सकती हैं। एक ही बॉडी पे, हमने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था
एक बॉडी पे एक टाइम पर एक से ज्यादा फोर्स काम कर सकती है। जैसे कि सुन, ये एक बॉडी यहां पे रखी है, ये बॉडी मेरे हाथ को कितनी फोर्स से दबा रही है, mg। मैं इस बॉडी को ऊपर कितने से दबा रहा हूं, mg। अब कितने से मेरी ये बॉडी मेरे हाथ को कितने से दबा रही है, अब कितने से दबा रही है, अब कितने से दबा रही है। तो इस बॉडी को मैं यहां से कितना भी नीचे लेके जाऊं, ये बॉडी मेरे को हर बार mg से दबा रही है, ट्रू। अच्छा, ये बॉडी यहां पर, तो मैं इस बॉडी को कितने से दबा रहा हूं, अब कितने से दबा रहा हूं मैं ऊपर, भाई ये एक्शन दे रहा है तो मैं रिएक्शन दे रहा हूं ना, तो मैं ये कितने से दे रहा हूं, mg। अब कितने से दे रहा हूं, तो मैं फोर्स ऊपर कितने लगा रहा हूं, mg। अब कितने लगा रहा हूं, अब कितने लगा रहा हूं, पक्का ना। अब सुन अगली बात, ये बॉडी यहां पर रखी है, इस बॉडी को यहां से हम नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये मेरे को नीचे दबा रही है mg की फोर्स से, और मैं इसे कितने से दबा रहा हूं, mg से, और ये बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन नीचे जा रही है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी है, 0। अरे विदाउट एक्सेलरेशन अगर बॉडी चल रही है तो इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 0। तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अच्छा, तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, ऊपर। ग्रेविटी फोर्स कैसे लगा रही है, नीचे। तो तू बता सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो फोर्स भी नीचे लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, ऊपर, ऊपर लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नीचे, तो वर्क डन बाय मी कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन इस केस में जितना ग्रेविटी ने वर्क करा ना, उतना ही वर्क मैंने भी किया। कैसे किया, सुन, क्योंकि तुझे एक बात पता है, बड़े अच्छे से सुनो, कुछ नहीं है, समझने की बात है यार। अगर ये बॉडी नीचे विदाउट एक्सेलरेशन जा रही है तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी है, 0 है ना। तो नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब ग्रेविटी जितनी फोर्स से मुझे दबा रही है उतनी फोर्स से तो मैं भी तो उसे दबा रहा हूं, तो नेट फोर्स कितनी हुई, 0। तो बॉडी नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, तो इस जाने में मैंने कितना वर्क करा, नेगेटिव। ग्रेविटी ने कैसा वर्क करा, पॉजिटिव। उल्टा समझ, इस बॉडी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं विदाउट एक्सेलरेशन, तो मैंने इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया, mg। पक्का ना, हर जगह फोर्स mg लग रही है। अब देख लो, कहीं भी रोक लो इसको, कहीं भी, क्या सबूत है। अब चली क्या, एक्सेलरेशन 0 है, अरे अब एक्सेलरेशन कितना है, 0। अभी एक्सेलरेशन कितना है, 0। और इस बॉडी को अगर मैं अब ले जा रहा हूं विदाउट एक्सेलरेशन, अभी भी कितना है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि इस बॉडी को अगर मेरे बच्चे में ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो मैं फोर्स क्या लगा रहा हूं, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो मैं वर्क डन कैसा कर रहा हूं, पॉजिटिव। ग्रेविटी कैसा वर्क कर रही है, तो जितना मैंने वर्क करा उतना ग्रेविटी ने भी तो वर्क करा, तो टोटल वर्क डन इस बॉडी पे कितना हुआ, 0। तो हम ये कैसे बोलेंगे कि वर्क डन हुआ नहीं हुआ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वर्क डन कौन करता है, एजेंट। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय मी कैसा है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, पक्का होगा ऐसा। और तुझे पता है कि इस दुनिया की जो एनर्जी है, इस दुनिया की एनर्जी हमारी कैसी रहती है, रिमेन कंजर्व। वो ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो तू सोच, अगर मैंने यहां से हमारी एनर्जी यूनिवर्स की 0 है और मैं इस बॉडी को यहां से उठा के ले गया और मैंने बोला देखो मैंने 100 जूल का वर्क कर दिया और मैंने दुनिया की एनर्जी बढ़ा दी, तो क्या सही करा, बढ़ा गई, नहीं। क्योंकि पक्का मैंने +100 किया तो किसी ने -100 किया है। किसने किया -100, ग्रेविटी ने -100। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0। जैसे इंडियन करेंसी हमारी वो कैसी है, कंजर्व है। वर्ल्ड करेंसी कंजर्व है, वर्ल्ड करेंसी कंजर्व है, या इंडिया की हमारी करेंसी कंजर्व है, मतलब उतनी ही है। अगर एक आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। अगर एक आदमी खूब पैसा कमा रहा है तो दूसरे उतने लोग गरीब हो रहे हैं। कहते हैं ना, जब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाते तो गरीबी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं है बात समझ में, नहीं है बेटे समझ में। जब पैसा तो लिमिटेड अमाउंट में है, तो अगर एक ही लोग, अगर पूंजीपतियों के पास से सारा पैसा आता चला जाएगा तो गरीबों के पास कैसा होगा, कम नहीं होता चला जाएगा। तो पैसा बढ़ा क्या, टोटल करेंसी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। तो एक के पास ज्यादा है तो एक के पास उतना ही कम होता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस बॉडी पर यहां पर 50 की जगह 100 जूल का वर्क कर रहा हूं इधर विदाउट एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर पक्का किसी ने उल्टा 100 किया है। तो एक बार में एक बॉडी पर हमेशा 2 वर्क एक साथ होते हैं, तो एक तो पॉजिटिव वर्क करता है और दूसरा नेगेटिव वर्क करता है। इसी तरह से गाड़ी जब गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी का इंजन कहां फोर्स लगाता है, सामने। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, सामने। लेकिन उसी टाइम पर फ्रिक्शन कहां काम कर रही है, उल्टे डायरेक्शन में। अरे तो इंजन ने कैसा वर्क करा, पॉजिटिव। फ्रिक्शन ने कैसा काम करा, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, होगा ना भाई। नहीं है बात समझ में। अगर गाड़ी विदाउट एक्सेलरेशन चल रही है तो हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन में भी, जब फ्रिक्शन को पढ़ा था, अगर मुझे गाड़ी की हम वेलोसिटी ना तो बढ़ाते ना घटाते तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां काम करता है, सामने। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां काम करता है, उल्टा। तो नेट फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन मेरी अप्लाइड फोर्स ही तो है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो बॉडी एक जैसी वेलोसिटी से तो चलती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने जितना वर्क करा काइनेटिक फ्रिक्शन ने भी उतना ही वर्क करा, तो नेट वर्क डन कितना है, 0। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं किया,
स्टैटिक फ्रिक्शन ने किया नहीं किया? किया। स्टैटिक ने कैसा किया? पॉजिटिव वर्क डन। काइनेटिक फ्रिक्शन ने कैसा किया? नेगेटिव वर्क डन। लेकिन टोटल वर्क डन कितना है? 0 है। लेकिन वर्क डन कौन करता है? एजेंट। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज पॉजिटिव एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्या हमारी अप्लाइड फोर्स है। नहीं है बेटे बात समझ में? इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर मैं इस बॉडी को यहां से ऊपर लेके गया तो मैंने वर्क किया क्या? ग्रेविटी इसे नीचे लेके जाते तो ग्रेविटी ने किया? दोनों ने किया। मैंने कैसे किया? यहां पर उसे ले जाने पे पॉजिटिव। ग्रेविटी अभी कैसा कर रही है? नेगेटिव। अगर ये बॉडी खुद नीचे जा रही है ऐसा तो ग्रेविटी ने कैसा किया? पॉजिटिव। तो मैंने वर्क किया, मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? ऊपर। नहीं लगाऊंगा तो बॉडी नीचे गिर जाती, नहीं है? और बॉडी नीचे गिर जाती तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता, नहीं है? समझ में? क्लियर? तो आइए जी, फिर से एक कुली है, बात तो समझा बेटे बात? एक कुली है, उस कुली ने अपने सर पे कुछ लगेज रखा हुआ है, तो वो लगेज कुली को कहां दबाता है? नीचे। कुली उस लगेज को कहां दबाता है? ऊपर। डन। तो ग्रेविटी का फोर्स कैसे काम कर रहा है? नीचे। और उसने लगेज को कैसा दबाया? ऊपर, रिएक्शन से। तो फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का। वो कुली कैसा चल रहा है? सामने। तो कुली का डिस्प्लेसमेंट सामने है, वेट कैसे काम कर रहा है? नीचे। वेट फोर्स है, नीचे काम कर रहा है। तो वर्क डन कितना? 0। सब लोग आपको यही बताएंगे, स्कूल के टीचर्स भी यही बताएंगे, सब लोग यही बताएंगे आपको जिनसे मिलोगे। वर्क डन बाय कुली 0 नहीं होता। अभी बताते हैं, वर्क डन बाय कुली 0 नहीं है। थोड़ा एक्शन को समझिए। कुली कहां जाना चाहता है? आगे। उसका इंटेंशन आगे जाने का। अच्छा, उस इंटेंशन के लिए उसे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और फोर्स हमेशा पेयर में बनती है। उसको पेयर को बनाने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है? ग्राउंड को पीछे धकेलता है, दिस इज कॉल्ड एक्शन। उसके अपोजिट ग्राउंड क्या देगा उसे? रिएक्शन। कहां? सामने। तो सामने उसका इंटेंशन बन गया चलने का। उसे कौन रोकता है इंटेंशन को? फ्रिक्शन। कहां बनेगा? उल्टा। अच्छा, तो उन्हें फोर्स सामने लगाया, पक्का ना? सामने लगाया। वो चल कहां रहा है? सामने। तो उसने फोर्स भी सामने लगाया कुली ने, डिस्प्लेसमेंट भी कहां करा? सामने। तो फोर्स भी उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। तो कुली ने वर्क डन किया? किया। कैसा किया? पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन तुम सामान रखवाया कुली के सर पे, स्टेशन से अपनी गाड़ी में ले गया कुली, वहां लाके रखवा दिया। उन्होंने कहा पैसे, तुमने कॉपी पेन निकाला और कैलकुलेशन चालू कर दी कि भैया F इक्वल टू ये होता है, ये होता है। तो कुली ने वर्क किया नहीं किया? तुम क्या? तो भाई तूने कोई वर्क नहीं किया? किया नहीं किया? अच्छा, फिर वो क्या था जो हम 0 बोलते हैं? तो सुनिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो समझ में आएगा। अरे भाई एक बात सोचिए, ये आदमी है, ये इसने लगेज सर पे रखा हुआ है, तो फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे ग्रेविटी तो लगा रही है, तो ग्रेविटी फोर्स कहां लगा रही है? नीचे। आदमी कहां चल रहा है? सामने। अरे भाई जब फोर्स किस पे लग रही है? बॉडी पे लग रही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है? बॉडी का लेना है ना। हम डिस्प्लेसमेंट किसका ले रहे हैं? आदमी का ले रहे हैं। नहीं है बेटे बात समझ में? अरे ग्रेविटी फोर्स किस पे लगा रही है? बॉडी पे लगा रही है ना, इसी बॉडी पे। तो डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेशन किसकी होनी चाहिए? इसी बॉडी की तो होनी चाहिए। यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम किसका ले रहे हैं? आदमी का। अरे जब फोर्स बॉडी पे है तो डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का होना चाहिए ना। यहां पे जब मैं फोर्स अपने ऊपर लगा रहा हूं, फोर्स किस पे लगी? जब मैं आगे जाना था तो फोर्स हम पे लगी ना, तो हमने डिस्प्लेसमेंट किसका लिया? अपना लिया ना। तो अब देखो ये बॉडी पहले कहां रखी थी? सर पे, और ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। और ये आदमी जब यहां से यहां पहुंचता है तब भी ये बॉडी कहां रखी है? उसके सर पे। अरे तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया? बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया? कहीं नहीं किया। वो पहले भी सर पे थी, अभी भी सर पे है। क्या बॉडी नीचे गई? बॉडी नीचे गई? बॉडी कहीं नहीं गई। इसका मतलब वर्क डन कितना है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 0। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई वर्क नहीं करा, क्योंकि फोर्स तो लग रही है लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट वही नहीं। बॉडी को नीचे जाना चाहिए था, बॉडी गई नीचे? नहीं गई। अरे बात समझ आ गई बेटे बात? बॉडी नीचे नहीं गई। अच्छा अगली बात सुन, अगर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है तो इस बॉडी ब्लॉक पे, ये ब्लॉक पहले यहां पे था, अब ये ब्लॉक यहां पे आ गया, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये ब्लॉक मान लो इधर चला गया, ब्लॉक पे फोर्स कैसे लग रही है? नीचे। तो वर्क डन कितना हुआ? 0। तो किस पे वर्क डन? बॉडी पे हुआ ना। अरे कुली कितना है? पॉजिटिव। कोई कहता है ना प्रूफ दिखाओ, तो ये इसका प्रूफ है। नहीं है समझ में? एक आदमी एक सूटकेस को होल्ड करके 15 मिनट से बस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे वेट कर रहा है एक बस का, तो बताओ उस आदमी ने उस बैग को कैरी करने में कितना वर्क किया? 0। क्यों? वो पहले भी वही था, अभी भी वही है भाई। नहीं है बात समझ में?
तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि फिर से वो आदमी उस बैग को लेके सामने जाया जा रहा है, सामने चल रहा है, वो बैग ऐसा था, वो सामने जाया जा रहा है। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ इस बैग पे? बैग पे तो 0 हुआ भाई साहब। वर्क डन बाय मैन हुआ नहीं हुआ? हुआ। पक्का भाई, आदमी ने तो काम किया ना। और आदमी एक कुली अगर एक बॉक्स को नीचे से उठा के अपने सर पे रखता तो उसने काम किया नहीं किया? किया। अरे फोर्स लगाया जाए, डिस्प्लेसमेंट तरीके तो वर्क डन किया। तो ये आपको समझना है कि वर्क डन एजेंट कौन सा है। तो जो एजेंट होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी एजेंट का लेना है। ये नहीं कि एजेंट तो कोई और ले लिया और डिस्प्लेसमेंट किसी और का नहीं होगा। मैं पैसे अगर इसे उधार दे रहा हूं तो मांगूंगा इससे नहीं, मांगूंगा भी इसी से। समझा बेटे बात? क्लियर नहीं बात? अब आगे देखिए जी। उसके बाद देखो बेटे, जो ये वर्क डन होते हैं, क्लियर हो गया ना सारा? तो वर्क डन नेचर में किसे कहते हैं? वर्क कहते हैं जब हम किसी एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, किसमें? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क हैज टू बी डन। और ये वर्क डन जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं। इट मीन्स अगर थीटा अगर एक्यूट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल अगर एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री का है, तो पक्का हमारा पॉजिटिव होगा। और इस पॉजिटिव वर्क डन का निशानी ये है कि हम जो चाहते थे करना वही वर्क डन हो रहा है। जिधर बॉडी को डिस्प्लेस में करना चाह रहे थे, बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो एक नजर देख के समझ में आ जाता है कि वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है कि हमारे जो इंटेंशन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में काम हो रहा होता है, तो ये वाला वर्क डन कैसा कहलाता है? नेगेटिव। इसमें जो थीटा बनता है वो किस तरह होता है? ऑब्ट्यूस बनता है। ठीक, इस तरह से जीरो वर्क डन किसे कहते हैं? तो आंसर है जीरो वर्क डन तब कहते हैं जब थीटा कितना बनता है? 90 का, या डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन बाय ऑल सेंटीमीटर फोर्स विल बी 0। वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क डन विल बी 0। और जैसे मैंने पुली को बताया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? 0 होगा, लेकिन वर्क डन बाय पुली हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद आता है वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स। कैसा आता है बेटे? हाँ, तो देखिए जरा, वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स। बॉडी है ये वाली। अच्छा सुनना, ये बॉडी यहां से अगर 1 मीटर नीचे जा रही है तो कितना फोर्स लगा? ये अब 1 मीटर जा रही है तो 1 मीटर जा रही है तो अब 1 मीटर जा रही है तो mg। पक्का ना? इस बॉडी ने मेरे हाथ पे यहां से कितनी फोर्स से दबाया? और मैंने कितने से दबाया? mg। मैंने अब कितने से दबाया? mg। अब कितने से दबाया? mg। अब कितने से दबाया? mg। तो अगर इस बॉडी ने यहां से यहां तक आने में 10 जूल का वर्क करा, तो मैंने उल्टा कितना वर्क करा? 10 जूल का तो करा। इस बॉडी ने यहां से यहां तक आने में फिर 10 जूल का करा, तो मैंने कितना करा? 10 जूल का। फिर 1 मीटर जाने पे फिर 10 जूल का करा, तो मैंने भी 10 जूल का करा। नहीं है बेटे बात समझ में? तो ये तो पक्का नियम बन गया कि ये बॉडी अगर विदाउट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां से ये बॉडी अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बॉडी यहां 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 सब जगह फोर्स कितना लगा रही है? mg mg mg। हर बार कैसी फोर्स लगा रही है? mg mg की तो फोर्स लगा रही है बेटे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स लगा रही है? mg का। फिर से सुन, तो विदाउट एक्सेलरेशन बॉडी नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि mg का बॉडी ग्रेविटी से नीचे खींच रही है और मैं ऊपर लगा रहा हूं, तो पक्का इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी है? 0। तो बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन तो जाएगी, लेकिन वर्क डन तो कोई एजेंट करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ग्रेविटी यहाँ पे यहाँ ये 1 मीटर जा रही है, 2 मीटर चल रही है, 3 मीटर चल रही है, कितने मीटर भी चले, हर बार ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? mg। मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ? mg लगा रहा हूँ भाई पक्का, क्योंकि इसका 0 एक्सेलरेशन है, तो पक्का मैं भी उल्टा फोर्स mg लगा रहा हूँ। तो मेरे द्वारा वर्क डन किया गया, तो वर्क डन बाय मी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी एक यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू है। तो दोनों में फोर्स कैसी लग रही है? एक जैसी। क्या यहां से यहां तक की हमारी कोई फोर्स बदली बेटे? फोर्स तो हमेशा जैसी है। तो इस बॉडी ने यहां से यहां तक आने में सपोज टू बी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा h। कितना ट्रेवल करा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। या वर्क डन बाय मी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन कैसा होगा? भैया मेरा भी पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा पॉजिटिव होगा, ये नीचे लेके जाएगी तो इसका पॉजिटिव होगा, या मैं ये नीचे जा रही है मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरा नेगेटिव होगा, और मैं इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूं ग्रेविटी नीचे कर रही है तो भी नहीं, लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन फोर्स वर्क हो कैसे रहा है? एक जैसी फोर्स के साथ हो रहा है। नहीं है बेटे समझ में? तो वर्क डन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जब एक जैसी फोर्स के साथ होता है तो ऐसे वर्क डन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स। तो नेचर के अंदर जितनी भी हमारी फील्ड फोर्स होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ।
मैग्नेटिक फील्ड हुआ या इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब के सब वर्णन कैसा करते हैं बेटे, यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू करते हैं। तो फोर्स कैसा लगेगा, एक बराबर, नहीं है समझ में। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा वर्क डन कितना है, तो तुझे पता है वर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे अगर ग्रेविटी का वर्क निकालना है तो ग्रेविटी फोर्स कितना लगा रही है, mg, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है कितना, h, तो वर्क डन कितना हुआ, mgh। मैं इस बॉडी को यहां से नीचे ले गया, और अपने वर्क की बात करूं तो मैं इस बॉडी को यहां से ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैं फोर्स कितना लगाऊंगा, mg, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h, तो mgh होगा। ये एक ऐसी चीज है जो पूरे साल 2 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि mg का फोर्स बराबर होगा या नहीं होगा, हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो बड़ा सीधा चक्कर है, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है, मैं बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूं और बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो मेरी फोर्स ज्यादा है, और ग्रेविटी की फोर्स कैसी है, कम है। नहीं है बेटे समझ में। ये बॉडी अगर नीचे जा रही है, ये वाली बॉडी नीचे जा रही है और मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो ये बता ग्रेविटी की फोर्स कैसी है, ज्यादा, मेरी फोर्स कैसी है, कम। ये निश्चित कर लो। तो जब हम बात करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब दोनों की फोर्स बराबर है। तो हम अपनी फोर्स को किससे कंपेयर करते हैं, mg से कंपेयर करते हैं। तो वर्क डन कितना हुआ, mgh। तो वर्क डन बाय ऑल फील्ड फोर्स विल बी विद यूनिफॉर्म फोर्स, विद यूनिफॉर्म फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स हो गई, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी पढ़ा ना हमने सारा। दूसरा सुन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक बेटे। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, देखो मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि स्प्रिंग है, यू हैव ए स्प्रिंग, ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है बेटे। अब आपने क्या करा, इस स्प्रिंग को यहां से, दिस इज सपोज टू बी ए स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को क्या करा, यहां से दबाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने स्प्रिंग को दबाया, मान लो x1 दबाया, तो आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ी और कुछ डिस्प्लेस किया। अगर मैं कहता हूं आपने स्प्रिंग को अभी 1 मीटर और दबाया आगे, तो क्या आपको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। 1 मीटर और दबाया तो फोर्स, 1 मीटर और दबाया, इसके अंदर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तुम्हारी फोर्स बढ़ रही है। लेकिन अभी वाले इस वाले केस में, ग्रेविटी केस में क्या था, 1 मीटर गए, mg, हर बार फोर्स कैसी है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या फोर्स बदल रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर फोर्स नहीं बदलती तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बदल रही है तो कैसा वर्क डन होगा, वेरिएबल होगा। तो मेरा फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, पक्का ना। तो ऐसा वर्क डन जो स्प्रिंग के केसेस में होता है, एक रबड़ को पकड़ने में, खींचने में होता है, ये वाला वर्क डन कैसा कहलाता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आती है। अब ये कितना होता है वर्क डन, जरा वो देखना, सोचो थोड़ा सा। लेकिन तुमने इसमें एक बात नोटिस करी कि जितना ज्यादा तुम इसको फोर्स लगाते जा रहे हो, उतना इस बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसका जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उतना फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो इस बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। और हमें क्या निकालना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, किसका निकालना है, स्प्रिंग का। स्प्रिंग कितना काम करती है, तो स्प्रिंग का वर्क डन निकालना है। अब तो थोड़ा सेक्शन समझ, अगर मैं एक स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाता हूं, अंदर दबाता हूं, तो मैंने स्प्रिंग को फोर्स भी अंदर लगाया, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट भी अंदर करा, तो मैंने वर्क डन कैसा करा। अच्छा, स्प्रिंग कहाँ आना चाहती है, बाहर। क्या सबूत है, छोड़ते हो तो वापस आती है। तो जैसे मैं स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाता हूं तो स्प्रिंग मुझे बाहर की तरफ दबाती है। तो स्प्रिंग कैसा वर्क कर रही है, नेगेटिव। नहीं है बेटे समझे। फिर से इस स्प्रिंग को पकड़ के मैंने ऐसा खींच दिया, तो मैंने स्प्रिंग पे फोर्स कहां लगाई, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हुआ, इधर। तो वर्क डन बाय मी ऑन द स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग कहां लगा रही है, क्या सबूत है, छोड़ते हैं इधर लगाती है। तो जैसे में हम यहाँ लेके जाते हैं तो स्प्रिंग कैसा फोर्स लगा रही है, अंदर। तो स्प्रिंग कैसा वर्क डन कर रही है, तो मैं चाहे स्प्रिंग को अंदर लेके जाऊं या मैं बाहर लेके जाऊं, स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क डन कर रही होगी, पक्का। और मुझे किसका वर्क निकालना है, पक्का। तो मेरा जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, स्प्रिंग की फोर्स उल्टी डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अपनी बात करूंगा तो मेरी फोर्स बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो मेरी फोर्स भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मेरी फोर्स बढ़ी तो स्प्रिंग की उल्टी फोर्स भी तो बढ़ गई। नहीं है बेटे कार्तिक समझ में, पक्की बात है। एक स्प्रिंग को अगर मैं यहां से खींचता जा रहा हूं तो मेरी अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है, तो स्प्रिंग की उल्टे डायरेक्शन में बढ़ने वाली फोर्स भी तो बढ़ गई।
नहीं बेटा समझ में, उल्टे डायरेक्शन में। अगर एक बॉडी को मैं यहां से यहां तक ले गया, मैंने 10 जूल का वर्क करा, तो वापस ले जाने में कितना करना पड़ेगा। फिर मैं इस बॉडी को यहां से यहां तक 20 मीटर ऊपर ले गया, 20 जूल का वर्क करा, तो बॉडी को वापस आने में कितना करना पड़ेगा, 20 ही तो करना पड़ेगा। तो जितना मैं करूंगा वर्क, उतना स्प्रिंग भी तो वापस आने में वर्क करेगी। बस फर्क क्या है, मेरा पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है। नहीं है बात समझ में, पक्की बात है ना बेटे बात। तो यहां से मैंने स्प्रिंग को मैं जितना ज्यादा खींचता चला जाऊंगा, उतना स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो मेरी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी। अगर मेरी अप्लाइड फोर्स बढ़ी तो मेरा वर्क डन बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो उसकी फोर्स भी बढ़ेगी, उसका वर्क डन भी तो बढ़ेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात क्या है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे उल्टे डायरेक्शन में लगने वाली जो फोर्स है स्प्रिंग की, वो भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रोपोर्शन को हटा के बेटे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज नोन एज क्या, के क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। और इस माइनस साइन को हम चाहे तो अब यहां भी लिख सकते हैं। ये जो के है ना, इसको कहते हैं इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग, इसका मतलब समझो, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। जब भी हम फिजिक्स में किसी भी एक कांस्टेंट के सामने कोफिशिएंट लगा देते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पक्का मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग मेरे पास सिल्वर की है, एक स्प्रिंग मेरे पास आयरन की है, एक गोल्ड की भी हो सकती है, तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्प्रिंग हो सकती है। तो हर स्प्रिंग की क्या बदल जाएगी, हम बोलेंगे हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या होता है, जरा एक बार जान लें इसको। तो देखो जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है, देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि k इज इक्वल टू एफ अपॉन में एक्स, तो हो गया, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, किसके डायरेक्शन बता रहा है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। k इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन में एक्स। अगर मैं तुमसे बोलूं कि x की वैल्यू मैं कितनी कर दूं, 1 मीटर कर दूं, कितनी कर दूं, तो k बेसिकली है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। अरे फोर्स ही तो है, क्या है, फोर्स। अगर मैंने 3 स्प्रिंग ली अलग अलग मटेरियल की, ठीक है बेटे, अलग अलग मटेरियल की हमने 3 स्प्रिंग ली, और तीनों स्प्रिंग में भी जानना चाहते हैं कि किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो तुझे पता है नेचर के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करने के लिए उन सब क्वांटिटी में एक क्वांटिटी को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने क्या करा, 3 स्प्रिंग ली अलग अलग, तीनों पर मैंने फोर्स लगाई, और फोर्स लाके मैंने तीनों को 1-1 मीटर खींच दिया। समझाई बात। तो मैंने देखा कि 1 मीटर खींचने पर स्प्रिंग को, 1 मीटर स्प्रिंग को खींचने में मैं जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वही मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। मान लो मैंने एक स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 10। एक स्प्रिंग को खींचने में मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, 20। और एक को खींचने 50 का लगाया तो 50। समझ आ गई बात। तो मुझे जितने मटेरियल दिए जाते हैं उन सब मटेरियल को 1-1 मीटर खींचो, तो 1-1 मीटर खींचने पर इन स्प्रिंग पर जितनी जितनी तुमने फोर्स लगाई है वही फोर्स क्या कहलाएगी, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगी। ये बात समझ में आई, क्लियर नहीं बात। अब सुन, एक स्प्रिंग है और तेरे पास दूसरी स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग दी है, एक को खींचने में तूने कम फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की लगाई, वो 1 मीटर खींच गया। दूसरे स्प्रिंग को तूने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, वो 1 मीटर, वो भी खींच गया। अब तूने ये बताया कि स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरे वाले का कैसा, 50 वाले का ज्यादा है, पहले वाले का कम है। अब सोच क्यों कहा तूने ऐसा। वो इसलिए कहा कि तू बता सकता इन दोनों में तूने एक को खींचने में 50 न्यूटन की फोर्स लगाई और एक को खींचने में सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स क्यों लगाई, जबकि दोनों 1-1 मीटर ही तो चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक हार्डर है और एक सॉफ्टर है। जो सॉफ्टर स्प्रिंग थी उसे तूने 10 न्यूटन की फोर्स लगा 1 मीटर खींच दिया, लेकिन जो हार्ड स्प्रिंग थी उसे 1 मीटर खींचने के लिए तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ जो मटेरियल सॉफ्टर होते हैं उन मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, और जो मटेरियल हार्ड होते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। अरे समझ में आई बात। तो अगर मैं बात करूं सिल्वर को और आयरन को, तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, सिल्वर का कम होगा और आयरन का हार्डर होगा। बात समझ। अच्छा, क्या तरीका प्रैक्टिक निकालने का, प्रैक्टिक निकालने का तरीका है कि सब स्प्रिंग को बांध दो और सब पर फोर्स लगाओ, 1-1 मीटर इसके लगा दो उनके बीच में, 1-1 मीटर खींचो, और 1 मीटर खींच के फोर्स को तो हम नाप सकते हैं। फिर देखो किसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, जिसमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है 1 मीटर खींचने में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, पक्का वो हार्डर है। नहीं बेटे समझ में। तो अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको यहां पे, तो इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग
टू स्ट्रेच इट बाय 1 मीटर, देन इट इज कॉल्ड, ये क्या है, फोर्स अप्लाइड है, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और हमेशा ध्यान रखना नोट करके, के की वैल्यू ज्यादा होगी किसके लिए, के विल बी हार्डर फॉर हार्डर स्प्रिंग, और के की वैल्यू कम होगी इसके लिए फॉर सॉफ्टर स्प्रिंग। नहीं है बेटे समझ में, क्योंकि हम वर्क डन किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, स्प्रिंग का, इसलिए यहां पर एक नेगेटिव आ गया। अच्छा, अभी हमने क्या निकाल लिया, स्प्रिंग की लगने वाली फोर्स। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, माइनस के एक्स, मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं, प्लस के एक्स। मुझे किसका वर्क कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग का। तो चलिए आइए देखते हैं, अब निकालते हैं वर्क डन इसका, स्प्रिंग पर कितना, स्प्रिंग ने कितना वर्क करा, वर्क डन बाय स्प्रिंग। और स्प्रिंग जब भी वर्क करती है तो कैसी फोर्स से काम करती है, वेरिएबल फोर्स से काम करती है। अब तुझे एक बात फिजिक्स में हम लोगों ने शुरू से पढ़ रखा है, अगर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप दबा सकते हैं, पुल प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस या पुल कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। लेकिन एक बात नोटिस करो इसमें कि हम स्प्रिंग को दबाएं या स्प्रिंग को हम खींचें, इन दोनों केसेस में एक बात को सुनो कि जब मैं स्प्रिंग को दबाना शुरू करता हूं तो मेरी फोर्स क्या होती है, एक जैसी रहती है, बदलती चली जाती है, डिस्प्लेसमेंट एक जैसा रहता है, बदलता चला जाता है। तो इसका मतलब फोर्स भी बदल रही है और डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है। और मुझे इसका वर्क कैलकुलेट करना है स्प्रिंग का, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ये फार्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि दोनों ही बदल रहे हैं। और नेचर में एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि नेचर में दो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें की हमें मल्टीप्लाई करनी है, अगर वो दोनों ही वेरिएबल हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली कभी नहीं कर सकते। क्या तरीका उसके लिए, इंटीग्रेशन। और उस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को इतना छोटा कंसीडर कर लेते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू क्या बन जाती है, कांस्टेंट बन जाती है। इंटीग्रेशन का यही तो रूल है। इंटीग्रेशन को यूज कहां करते हैं भाई सब, इंटीग्रेशन को यूज कहां करते हैं, इंटीग्रेशन के यूज ही है। सबसे पहला क्या होता है इंटीग्रेशन का यूज, जब मुझे एक छोटी वैल्यू को बहुत बड़े अमाउंट में उसी रेशियो में बड़ा करना होता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। दूसरे इंटीग्रेशन का यूज क्या है, जब हमें दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी होती है जो डायरेक्ट कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। और उस इंटीग्रेशन में करते क्या है कि एक वैल्यू को हम इतना छोटा कंसीडर कर लेते हैं कि दूसरी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाती है, कौन बड़ी बन। अरे समझ आ गया। तो इसी तरह से अगर मैं तुझसे बोलूं कि यहां से यहां तक मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा और मैंने यहां से यहां तक फोर्स मेरी इतनी लगाई, हर बार फोर्स बदलती जा रही है, तो मैं तुझसे पूछूं कि मेरा वर्णन निकाल, तो तू नहीं निकाल सकता, क्योंकि तेरी फोर्स के साथ तेरा डिस्प्लेसमेंट भी बदलता जा रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां से ये 10 मीटर का डिस्टेंस था, उसे मैं 1 लाख हिस्सों में तोड़ दूं तो हर हिस्से की लंबाई कितनी बनेगी, 0.0001 मीटर की बनेगी। तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं फोर्स हर बार कैसी है, एक जैसी है। नहीं है समझ में। तो जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो जाता है बेटे, तो उसके कंपैरिजन में फोर्स कैसी कंसीडर की जाती है, एक जैसी। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और फोर्स भी बड़ी है तो दोनों हमेशा वेरिएबल ही रहेंगे। क्लियर इतनी बात। तो वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं दोनों को एक साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि हमने इस बॉडी को यहां से यहां तक खींचा, कैसे क्या करा, डिस्प्लेस किया। ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, सपोज टू बी x है, कितना है, और मैं इस बॉडी को यहां से यहां तक थोड़ा सा खींचा, बहुत छोटा सा, इतना सा खींचा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने मान लिया, dx। नहीं है बेटे समझ में। तो वर्क डन, स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगी, इधर, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इधर। तो स्प्रिंग का वर्क डन तो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आना है। ओके, तो अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, लेट dx इज द स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें तो सीखने की होती है फिजिक्स में, और होता ही क्या है। लेकिन तूने देखा जब मैंने यहां से यहां तक का वर्क करा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर दिया। क्यों, क्योंकि दो वैल्यू को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक वैल्यू का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो तेरा mg कैसा था, कांस्टेंट, जबकि तेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। लेकिन मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया और टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन वही चीज मैं यहाँ नहीं कर सकता कि मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, मैं इतना चला, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी फोर्स कितनी है, तो फोर्स तो हर बार ही बदलती जा रही है, तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। नहीं बेटे समझ में। तो फोर्स बदल रहे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते, एक किसी भी क्वांटिटी को। तो डिस्प्लेसमेंट को तोड़ना आसान है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कंसीडर कर लिया कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर लिया। उसके रेफरेंस में फोर्स कैसी है, कांस्टेंट।
क्लियर नहीं बात बेटे? तो dx इज द स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द फोर्स F। तो मैं अगर वर्क पॉजिटिव करूंगा तो ये स्प्रिंग कैसा करेगी? नेगेटिव भाई। तो वर्क निकालने का फार्मूला कितना होगा? जब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी कैसा होगा? छोटा। अब इंटीग्रेशन कर लो जी। अब डेरिवेटिव किसका है? एक्स का। किसका है? एक्स का। तो शुरू में मान ले मेरा यहाँ से यहाँ तक का जब मैं चलना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर शुरू में, सुनो, तो मेरा अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैं चला कोई नहीं चला, तो मेरा शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अब मैं इस स्प्रिंग को मैंने खींच के यहाँ तक लेके चला गया तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? x। या मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना शुरू में? x1 था। ये कितना था? x1। अब मैंने यहाँ से जब इसे खींचना शुरू करा तो मेरा x1 डैश कितना है यहाँ पे? अभी 0। और जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक इतना खींच दिया, a इतना, तो मैंने कितना खींचा? x2 डैश कितना आ गया मेरा? दिस इज x। नहीं है समझ में? अरे शुरू में तो कुछ था ही नहीं, 0 था, और यहाँ तक खींच दिया, कितना खींच दिया? x। तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। बाद में कितना खींच दिया? x। तो तुम्हें पता है जिसका डेरिवेटिव होता है तो लिमिट भी तो हमेशा उसी में आती है। तो डेरिवेटिव किस में है? x में, तो लिमिट भी किस में आएंगी? x में तो आएंगी। समझ आया? अच्छा, फोर्स कितनी होती है? स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाता है? -kx। तो dw का इंटीग्रेशन कर दो जी। dw इज इक्वल टू -kx इंटू dx। dw का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है? x। dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w। डेरिवेटिव किसका है? x का। फंक्शन किसका है? x का। क्या ये फंक्शन x का है? नहीं, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। जब इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया? 0 से x, कितना है? x इंटू dx। तो जिसका डेरिवेटिव है उसी का तो फंक्शन है। बोलो ना यार, इसमें क्या है? अरे इंटीग्रेशन का एक ही तो फार्मूला है, जिसका डेरिवेटिव है उसी का फंक्शन है। तो जिसका डेरिवेटिव है उसी का फंक्शन है, तो इसका एक ही फार्मूला है फिजिक्स के अंदर। अरे जो इसकी पावर है 1, इसमें 1 जोड़ दो, और बेस में क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ दो, बस। और क्या है? तो W इज इक्वल टू कितना आ गया? -kx² अपॉन में 2। और लिमिट कितनी है? 0 से x। पहले फाइनल रखो फिर इनिशियल। तो -k तो ऐसे ही रहेगा, x में x को रखोगे तो कितना आ गया? x/2 माइनस का 0। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया? ऐसा अगर मैं निकालूं तो W इज इक्वल टू -1/2 kx²। तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया? -1/2 kx²। नहीं है बेटे वैसे समझ में? अरे स्प्रिंग ने कैसा फोर्स लगाया? उल्टा तो लगाया। तो वर्क डन किसका निकाल रहे थे हम? स्प्रिंग का निकाल रहे थे। मेरा वर्क डन कैसा आता? पॉजिटिव। तो इस वर्क डन में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव। तो हियर द नेगेटिव साइन शोज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। साइन शोज वर्क डन बाय स्प्रिंग, जो कैसा है? नेगेटिव। मेरे अप्लाइड फोर्स से उल्टा होगा हमेशा। एक क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल देखो। क्लियर है सारी? तो स्प्रिंग कैसा वर्क करती है? हम कैसे स्प्रिंग पे वर्क करते हैं? स्प्रिंग पे हमारा वर्क कैसा है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? और स्प्रिंग का हम पे कैसा है? स्प्रिंग का कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। तो मैं स्प्रिंग पे करूं या स्प्रिंग हम पे करे, दोनों कैसे होंगे? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हम करते हैं या ग्रेविटेशन फोर्स खुद करती है, तो दोनों कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म। तो जैसे फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा वैसे दोनों का नेचर भी होगा। लेकिन एक टाइम पे हमेशा एक बॉडी पे 2 वर्क इकट्ठे हो रहे होते हैं। नहीं है बेटे समझ में? हमेशा ऐसे ही होगा। एक न्यूमेरिकल देखो, इधर देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तुमसे मैंने ये बोला कि 2 स्प्रिंग है, देयर आर द 2 स्प्रिंग्स K1 और K2। देयर आर द 2 स्प्रिंग है, इसमें K1 बड़ा है K2 से। क्या मतलब है इसका? K1 हार्डर है। हाँ, K1 कैसा है? हार्डर है, और K2 सॉफ्ट है। मैंने बोला 2 स्प्रिंग है K1 और K2, इन दोनों पे तुमने फोर्स लगाई, और दोनों पे जो फोर्स लगाई उन दोनों पे फोर्स कैसी है? बराबर लगाई। ठीक है भाई साहब? दोनों पे फोर्स कैसी है? बराबर। ये एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग ये है, 2 स्प्रिंग है, और दोनों को खींचने के लिए हमने फोर्स कैसी लगाई? बराबर। डन है? तो मुझे बताना है कि मैंने वर्क डन किस केस में ज्यादा किया? विच वन हैविंग ग्रेटर वर्क डन? ग्रेटर वर्क डन। अब सुन जरा एक बात, तुझे पता है जब मैं स्प्रिंग पे करूं या स्प्रिंग मुझ पे करे, दोनों हमारे वर्क कैसे होंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव। और स्प्रिंग पे जो मैं वर्क करूंगा वो होगा 1/2 kx² प्लस स्प्रिंग जो करेगी वो कितना होगा? माइनस होगा।
डन। तो अगर मुझे करना है तो मैं कितना करूंगा भाई, वर्क इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब लेकिन बेटा मुझे क्या चीज सेम दे रखी है, फोर्स। तो लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है। जब मुझे एक्स की वैल्यू पता नहीं तो मुझे एक्स को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फोर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें एक बात पता है कि वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो मैं यहां पर एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन में के नहीं लिख सकता। तो मैं अगर तेरे इसी फार्मूले के अंदर फर्स्ट के अंदर पुट कर दूं एक्स की वैल्यू यहां पर, तो W इज इक्वल टू 1/2 के एफ स्क्वायर अपॉन में के का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, के से के कट गया तो कितना आ गया 1/2 एफ स्क्वायर अपॉन में के। डन। तो इस वाले न्यूमेरिकल में मेरा फार्मूला चलेगा एफ स्क्वायर अपॉन में के। अब तू इससे कंपेयर कर सकता है आराम से। अब तू देख दोनों केसेस में तुझे फोर्स कैसे लगानी पड़ रही है, बराबर। तो पहले केस में अगर मैं वर्क निकालूं तो W1 इज इक्वल टू 1/2, फोर्स तो बराबर है, और नीचे कितना है K1 का स्क्वायर, सॉरी K का स्क्वायर, K1 है ना, एफ स्क्वायर अपॉन में K1। दूसरे केस में वर्क निकालना तो F2 इज इक्वल टू 1/2 एफ स्क्वायर अपॉन में K2, दोनों को डिवाइड कर दो। जब भी रिलेशन या कंपैरिजन करते हैं दो इक्वेशन में दोनों को डिवाइड कर दो, इससे ये एलिमिनेट हो गया। तो W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू कितना आ गया, K2 को ऊपर ले जा, K2 अपॉन में K1। तो तू बता वर्क डन किस में ज्यादा है, जिसका K कम है। अरे K कम है तो वर्क डन कैसा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ भाई, दोनों कट गया तो उल्टा आ गया। तो W इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, K के। नहीं है समझ में। तो जिसका K ज्यादा होगा ये वाला, K कम होगा उसमें वर्क डन ज्यादा होगा। ऐसा बड़ा और K2 सॉफ्ट है। अब तुझे पता है दोनों सॉफ्ट है, दोनों पे तूने फोर्स कैसे लगाई, एक बराबर बराबर फोर्स लगा। अरे एक स्प्रिंग है, दोनों बराबर, एक हार्डर है एक सॉफ्टर है, दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट किसमें ज्यादा होगा, सॉफ्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है ना भाई साहब। और ये तो मतलब है। अच्छा, और तुझे एक सिंपल सी एक लैंग्वेज बताया कि वर्क का फार्मूला कितना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फोर्स तो मेरा सेम था, तो मेरा जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है उसमें वर्क डन ज्यादा होगा। नहीं है समझ में। अभी यहां पर देखो इन दोनों के केस में जब हमने यहां पे करके देखा 1/2 एफ स्क्वायर आ गया, तो वर्क किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, K। तो K जिसका जितना कम होगा उसमें वर्क डन ज्यादा ही तो होगा। नहीं है समझ में। अब क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि तुझे पता जिसका K जितना कम होगा, K जितना कम होगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा, इसलिए वर्क डन ज्यादा होता है। अगला सम, अगला क्वेश्चन इसमें ये है, द सेकंड थिंग ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं तुमसे बोलता हूं दो स्प्रिंग है तो इसमें कौन सा होगा, सो सॉफ्ट ये वाला। तो सॉफ्ट स्प्रिंग, अरे K कैसा है, कम है तो वर्क डन ज्यादा, तो सॉफ्टर स्प्रिंग हैज मोर वर्क डन। तो मतलब अगर वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन किसमें ज्यादा होगा वैसे, K2 W इज ग्रेटर देन K1। इसी तरह से दो स्प्रिंग है, K1 इज ग्रेटर देन K2। इन दोनों में अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहे हो तो बता सकते हो दोनों में से किस केस में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे पहले प्रैक्टिकली सोचो, पहले प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। दो स्प्रिंग अगर मुझे दे रखी हैं, एक हार्डर और एक सॉफ्टर है, और दोनों को मुझे 1-1 मीटर खींचना है, तो किसे खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बस हार्ड वाली पे। अब तुझे पता डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो वर्क की कैलकुलेशन किससे करेंगे, फोर्स से। तो जिसमें फोर्स ज्यादा लगेगी उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, जो हार्डर होगी उसमें वर्क डन ज्यादा होगा। देख अभी कैसे निकालते हैं। तो तुझे पता है वर्क का फॉर्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, तो मुझे K भी दे रखा है, एक्स भी, ये तो दे रखे हैं, तो बस हो गया। तो W1 लगाओ, K1 W2 इज इक्वल टू 1/2 कितना आ गया, K2 एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दे भाई, 1/2 ये कट गया यहाँ से, तो W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू K1 अपॉन में K2। नहीं है समझ में। तो तुझे पता है कि W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, K। तो जो जितना हार्ड होगा उतना वर्क डन भी तो ज्यादा होगा, K1 बड़ा था ना भाई K2 से, तो W1 इज ग्रेटर देन W2। अब क्यों समझ में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ड स्प्रिंग थी उसे खींचने के लिए मुझे फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ी अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो इसमें वर्क डन इसमें ज्यादा होगा, इसमें वर्क डन सॉफ्ट वाले में ज्यादा होगा। नहीं है बेटे बात समझ में, ऑल केम टू नो क्या मतलब होता है। तो फिर होता है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में बेटे। थैंक यू वेरी मच।